during the winter months around the festival of Diwali, something else also happens here which converts the Delhi NCR region into a gas chamber. Now troposphere में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे वाटर वेपर है जो अर्थ के टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे ट्रोपोस्फेयर को हीट करते हैं. We have seen that Beijing also used to experience similar problem. बट बीजिंग, चाइना में जो चाइना का कैपिटल है वहां पे भी सेम प्रॉब्लम थी, बट इट वाज एबल टू रिवर्स दिस प्रॉब्लम. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू साथी IAS. You all must have, celebrated Diwali with a lot of enthusiasm and मैं होप कर रही हूँ कि अब वापस आप अपने जो स्टडी शेड्यूल है उस पर आ गए होंगे. बट अगर आप दिल्ली NCR वाले रीजन में रह रहे हो तो एक चीज है दैट मस्ट बी बॉदरिंग यू, द वेरी बैड एयर क्वालिटी इन द रीजन. Now every year around Diwali this problem crops up that the AQI levels they shoot up. Some places it goes even beyond 500 700. तो ये क्यों होता है? What is the reason behind it? Is it just the crackers that are causing this severe decline in the air quality in the Delhi NCR region, or are there many other hidden reasons? तो उसको हम यहाँ पे इस सेशन में अनकवर करते हैं. देखो, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली एज अ स्टेट इज वन ऑफ दो स्टेट्स ऑफ इंडिया विच हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. 2011 के सेंसस के हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर देन 11,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. अब अगर इतने सारे लोग रह रहे हैं तो ये सारे लोग अपने व्हीकल्स यूज करते हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, दे रिक्वायर लैंड एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज सम और द अदर अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन दैट इज हैपनिंग. सो ऑफ कोर्स द पोल्यूशन इन दिल्ली इज स्टेज स्लाइटली हायर कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग एरियाज. बट during the winter months around the festival of Diwali, something else also happens here which converts the Delhi NCR region into a gas chamber. ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है जो यहाँ पे होता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोल्यूशन डोम इफेक्ट. अब सोर्सेस क्या है पोल्यूशन के, उस पर मैं और इलैबोरेट करूंगी. एक बार पहले समझ लो कि पोल्यूशन डोम इफेक्ट क्या है और ये क्यों क्रिएट होता है. सो पोल्यूशन डोम इफेक्ट, इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. अब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है ये समझते हैं. देखिए, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, आप सभी ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा. एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स में द टेम्परेचर चेंजेस इन अ डिफरेंट मैनर. विद इन द ट्रोपोस्फेयर विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज ट्रोपोपॉज, एंड ये जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. नाउ ट्रोपोस्फेयर में मेन सोर्स ऑफ हीट क्या है? अर्थ के रेडिएशंस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. सो द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अप and then it starts to release heat, and it is this heat that heats up, that is the main reason for heat within the troposphere. Fine. ना ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे वाटर वेपर है जो अर्थ के टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे ट्रोपोस्फेयर को हीट करते हैं. नाउ जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से आप दूर जा रहे हो, इसका मतलब आप हीट सोर्स से दूर जा रहे हो. ठीक है. नाउ जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी अर्थ के सरफेस से बनती हैं, तो आपका जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो भी कम हो रहा है. ठीक है. सो दो चीजें हो रही हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है. क्या चीजें हो रही हैं? वन, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द हीट सोर्स, दैट इज द अर्थ सरफेस, हीट सोर्स से दूर जा रहे हो. सेकेंड, जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कम हो रहा है हाइट के साथ. मेन ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर. ना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? मेनली जो अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे जो सारे लिविंग बींग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी टाइप का कंबस्शन हो रहा है, वोल्केनोज हैं, तो ये सारी चीजें अर्थ के सरफेस पे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. सो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे सरफेस से दूर जाओगे कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगेगा. वाटर वेपर, अनदर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ये भी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. दिस वाटर गेट्स evaporated and creates water vapor. So as you move away from the earth surface, the water vapor
क्वांटिटी इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू रिड्यूस. फाइन. इन दो रीजंस की वजह से, ध्यान से सुनो, इन दो रीजंस की वजह से जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं, एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस द टेम्परेचर रिड्यूसेस. तो अगर आपको एक ग्राफ बनाना है बिटवीन एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर within the troposphere, as the height increases the temperature reduces. ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. फाइन. नॉर्मल लैप्स रेट which is equivalent to 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर. जिसका मतलब ये हुआ कि 1000 मीटर की हाइट, अगर यहां से मैं सरफेस से 1000 मीटर की हाइट पे जाऊंगी तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री कम हो जाएगा, और 1000 जाऊंगी 6.5 डिग्री कम हो जाएगा. ठीक है, सो द लैप्स रेट इज अराउंड 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर. ठीक है, सो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ कम होता है. अब हम समझते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है. कभी कभी किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में ये होता है कि ये जो लैप्स रेट है ये रिवर्स हो जाता है फॉर अ स्मॉल हाइट. एक छोटी सी हाइट में ये जो लैप्स रेट है ये रिवर्स हो जाता है. दैट मीन्स यहां पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती हैं कि इंस्टेड फॉर अप टू अ सर्टेन हाइट, इंस्टेड ऑफ अ डिक्लाइन इन टेम्परेचर विथ हाइट, द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट एंड देन फाइनली अपना लैप्स रेट वापस रिवर्ट हो जाता है. फाइन. सो दिस लेयर where instead of a reduction in temperature with height we are experiencing an increase in temperature with height, इस लेयर को हम कहते हैं inversion layer, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन. फाइन. नाउ अब ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों होता है, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच दिस टेम्परेचर इन्वर्जन टेक्स प्लेस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. देखो, यूजुअली क्या होता है, जो नॉर्मल कन्वेक्शन होता है उसमें क्या होता है, सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है, सो क्या होता है, जो यहाँ की एयर है हीट अप हो जाती है. एज द एयर गेट्स हीटेड अप, एयर इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस गेट्स हीटेड अप, इट बिकम्स लाइटर, ये ऊपर मूव हो जाती है. ठीक है, सो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, ये जो वर्टिकल मूवमेंट है ऑफ वार्मर एयर अप, this motion is known as convection. Now in certain cases, in the winter months, what happens is that instead of being warm, the ground is very cold. तो विंटर मंथ्स में रात के टाइम जो ग्राउंड होता है बहुत ठंडा हो जाता है. अब ग्राउंड अगर ठंडा हो गया तो उसके कांटेक्ट में जो हवा है वो भी बहुत ठंडी हो जाती है. देखो, ये कब होगा, ये कब होगा, जब ना कोई विंड है. देयर नीड्स टू बी अ विंडलेस एंड क्लाउडलेस कंडीशंस. देयर नीड्स टू बी अ विंटर नाइट. इन कंडीशंस में टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है. क्या होगा, जो ग्राउंड है बहुत ज्यादा ठंडा है, सन है नहीं, क्योंकि रात का समय है, सन है नहीं तो ग्राउंड हीट अप होगा नहीं, ग्राउंड स्टेज वेरी कोल्ड. सो द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड ऑल्सो बिकम्स कोल्डर देन द एयर दैट इज एट अ स्लाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड. नाउ विंडलेस और क्लाउडलेस कंडीशंस यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विंड चलती रहेगी तो विंड क्या करेगी, ये जो कोल्ड हवा है ग्राउंड के कांटेक्ट में उसको अपने साथ लेके उड़ जाएगी और टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशंस बन नहीं पाएंगी. So that's why there needs to be a windless condition. And why did we specify on a cloudless condition? देखो, जो clouds होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को रात के टाइम एस्केप नहीं करने देते. वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ग्राउंड जो है वो कूल डाउन नहीं हो पाता. नाउ ग्राउंड अगर कूल डाउन नहीं होगा तो उसके कांटेक्ट की जो हवा है वो कूल डाउन नहीं हो पाएगी. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं, दे आर वार्मर देन नॉर्मल नाइट्स, बिकॉज द क्लाउड्स हैव अ टेंडेंसी, दे हैव वेरी हाई एल्बिडो,
बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी होती है उनकी, तो इस वजह से वो जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है उनको अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं. सो क्लाउडी नाइट्स आर कोल्डर, आर सॉरी वार्मर देन द नॉर्मल नाइट्स, राइट. हमें वार्म नाइट चाहिए ही नहीं. We do not require any warm nights. All we need is a cold night such that the ground becomes cold. अब ग्राउंड ठंडा हो गया तो उसके कॉन्टैक्ट की जो हवा है वो भी ठंडी हो जाएगी. कॉन्टैक्ट की हवा ठंडी हो गई और उसके ऊपर की जो हवा है वो वार्म हो गई. देखो आप जब फ्रिज छुओगे, फ्रिज फ्रीजर में हाथ डालोगे या बर्फ के ऊपर हाथ रखोगे, तो जो कॉन्टैक्ट में सरफेस है, आपका हाथ कांटेक्ट में है उस आइस के साथ, सबसे ज्यादा ठंडा आपका हाथ होगा. ठीक है. फिर हाथ के कांटेक्ट में जो हवा है वो भी ठंडी हो जाएगी, बट उतनी ठंडी नहीं जितना आपका हाथ है. सो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा या एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा ठंडी हवा वो रहेगी जो ग्राउंड के कांटेक्ट में, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो हवा है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. ठीक है. सो क्या हो रहा है यहाँ पे, एज यू आर मूविंग up in the troposphere, instead of a decline in temperature with height, we are experiencing an increase in temperature with height. So a temperature inversion condition sets in. क्या कंडीशन है इसके लिए एसेंशियल? विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लाउडलेस और विंडलेस कंडीशन होनी चाहिए, तो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा. फाइन. नाउ टेम्परेचर इन्वर्जन जो सिचुएशन है नेचुरली इसके बियॉन्ड भी किसी एरियाज में क्रिएट हो सकती है, जो हमारे फ्रंट्स होते हैं, दैट इज अ टॉपिक फॉर समडे एल्स. बट जो हमारे फ्रंट्स हैं वहां पे भी टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट होता है. हमारे जो माउंटेन वैली सिस्टम्स हैं वहां पे भी टेम्परेचर इन्वर्जन नेचुरली क्रिएट हो जाता है. बट प्लेन एरियाज में ये टेम्परेचर इन्वर्जन बस विंटर नाइट्स में क्लाउडलेस और विंडलेस कंडीशंस में क्रिएट होगा. ठीक है. सो this temperature inversion condition sets in. The air at the bottom is cooler and the air over top it is warmer. So temperature inversion हो गया. अब समझो क्या होता है. अब हम समझते हैं पोल्यूशन डोम कैसे बनेगा. Now क्या होता है, किसी भी एरिया में अगर पोल्यूटेंट्स रिलीज हुए तो वो पोल्यूटेंट्स, हवा अगर उस एरिया में चल रही है तो हवा उन पोल्यूटेंट्स को ले जाके डिस्पर्स कर देगी. सो पोल्यूटेंट्स कॉन्सेंट्रेशन दे डू नॉट इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर रीजन बिकॉज द एयर, द विंड सिस्टम, इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ दोज पोल्यूटेंट्स. बट इन केस ऑफ द पोल्यूशन डोम इफेक्ट, टेम्परेचर इन्वर्जन इज एग्जिस्टिंग. टेम्परेचर इन्वर्जन है, और टेम्परेचर इन्वर्जन अगर है तो किसी भी टाइप का कन्वेक्शन तो होगा नहीं. कन्वेक्शन कब होता है, अभी हमने बात की. कन्वेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द एयर एंड इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, बिकॉज ऑफ इट्स कांटेक्ट विद द ग्राउंड, गेट्स वार्मर एंड स्टार्ट्स टू मूव अप. बट बिकॉज द ग्राउंड इज कोल्ड, द एयर इन कांटेक्ट इज कोल्ड, इट इज नॉट लाइटर, इट इज हेवियर. ये विंड जो है, ये एयर जो है वार्म होती है, हल्की होती है, इसलिए ऊपर जाती है. बट इन केस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, जो हवा ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो तो ठंडी की ठंडी पड़ी हुई है. तो ठंडी है तो फिर वो लाइट तो है नहीं, वो हेवी है. द कोल्डर एयर इज डेंसर एंड दैट इज व्हाई इट स्टेज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी कन्वेक्शन. तो अब किसी भी टाइप का कन्वेक्शन नहीं हो रहा है इस एरिया में, राइट. और ऑफ कोर्स विंडलेस कंडीशंस तो वैसे ही हैं. There is windless condition, there is lack of convection. Because of that, what happens is that the pollutants that are generated in this region, they do not get dispersed at all. इन pollutants का dispersal ही नहीं हो रहा. So अगर एक factory है यहाँ पे, if this factory is releasing pollutants, if the cars are releasing pollutants, if construction dust is getting released, if there is crop burning somewhere, then all these pollutants, they stay in this region. So constantly pollutants create हो रहे हैं. ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार pollutants release हुए फिर सब बंद हो गया, नहीं. pollutants constantly release हो रहे हैं. जैसे जैसे pollutants constantly release हो रहे हैं, कहीं remove हो नहीं रहे, तो उनका concentration इस एरिया में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. और
एक गैस चेम्बर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इस पूरे एरिया में जहां पे इन्वर्जन है. There is constant increase in pollutant concentration, and this creates a gas chamber in the region such that the air quality of the region declines a lot. Now, this precise thing is happening in Delhi NCR region every winter season. हर विंटर सीजन में, क्योंकि दिल्ली प्लेन रीजन है, विंटर्स में विंटर नाइट्स जो हैं, जो ग्राउंड है बहुत ठंडा हो जाता है. ठंडा है तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर है, विंडलेस कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं. हाई प्रेशर है, क्लाउड भी नहीं रहेगा, तो क्लाउडलेस विंडलेस कंडीशंस, कोल्ड ग्राउंड, टेम्परेचर इन्वर्जन, क्रिएशन ऑफ pollution dome, creation of bad AQI in Delhi. Okay, so this is the reason, this is the geographical reason how the pollution dome effect creates a gas chamber in Delhi NCR region during the winter months. Now, इसका मिटिगेशन कैसे हो सकता है? देखो, मिटिगेशन का तरीका सिंपल है. आप अगर पोल्यूटेंट्स कम कर दो तो पोल्यूशन डोम बनेगा ही नहीं. बस एक डोम बनेगा, एक ठंडा एक टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन होगी, फॉग वगैरह क्रिएट होगा, पोल्यूशन डोम ना बनेगा, स्मॉग ना बनेगा, राइट. सो पोल्यूटेंट्स रिड्यूस कर दो, पोल्यूशन डोम वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. another solution to this is cloud seeding and artificial rainfall. But please understand, just like how दिल्ली के एक मिनिस्टर ने कहा क्लाउड सीडिंग के लिए क्लाउड्स चाहिए रहेंगे. अगर मॉइस्चर ही नहीं है, क्लाउड्स ही नहीं है, तो क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन नहीं हो पाएगी. आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, जो हमारे क्लाउड्स हैं उनमें हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ऐड करते हैं. इधर सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, इनको हम इन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को ऐड करते हैं जिससे कि वाटर ड्रॉपलेट्स बने और बारिश हो. बारिश से क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जब वो भीगते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और हवा से निकल जाते हैं. So that can also help in reducing of the pollution. But until and unless there is presence of moisture in a region, this cannot happen. Cloud seeding cannot take place. Fine. So ये solutions हैं इसके. तो ज़्यादा easy solution क्या हुआ कि पोल्यूटेंट्स को कम कर दो. अब हम समझते हैं पोल्यूटेंट्स का सोर्स क्या है दिल्ली एनसीआर में. मेनी पीपल से दैट क्रैकर्स आर देयर. ऑफ कोर्स क्रैकर्स डू रिलीज पोल्यूशन, सो दैट इज one of the sources. But according to a study by Center for Science and Environment in 2024, the major cause or the major culprit of pollution in Delhi NCR is vehicles. जो हमारे vehicles हैं उनकी वजह से जो ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है पोल्यूशन का इन दिल्ली एनसीआर. पराली जो होती है, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, वो सबसे बड़ा रीजन नहीं है दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन डोम बनने का. It is one of the reasons definitely, but not the biggest culprit. The biggest culprit is vehicular pollution, then of course the construction pollution, then the burning of coal and wood in the industries, the industrial pollution. Those are the main sources of pollutants in the Delhi NCR region. Apart from of course parali, but parali is not at the top. Parali top पे नहीं है. Crop residue burning is not the major reason. Neither are the crackers. ठीक है. तो ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, इनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वहाँ ठंड के मौसम में जैसे 10-15 साल पहले, 20 साल पहले बस फॉग आता था, स्मॉग नहीं होता था, तो वैसा ही दिल्ली हमको वापस मिल जाएगा. तो इसके लिए ऑफ कोर्स वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ पॉलिसी चेंजेस. वी हैव सीन दैट बीजिंग आल्सो यूज्ड टू एक्सपीरियंस सिमिलर प्रॉब्लम. बट बीजिंग, चाइना में जो चाइना का कैपिटल है, वहां पे भी सेम प्रॉब्लम थी, बट इट वाज एबल टू रिवर्स दिस प्रॉब्लम. सो दैट मीन्स कि ये जो प्रॉब्लम है ये इरिवर्सिबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल टू सॉल्व है. सॉल्व किया हुआ है चाइना ने. वहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेटर किया गया था, थर्मल पावर प्लांट्स को बैन किया गया था, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट किया गया था, जिसकी वजह से वहां पे जो ये पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है वो डिक्लाइन हुई और वहां पे एयर क्वालिटी
जो है वो काफी अच्छी रहती है इवन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स when there is temperature inversion. So same thing we'll have to apply on Delhi NCR region so that this problem can be tackled. Okay, so I hope you got a better understanding of why Delhi experiences this problem. Simple flow chart, अगर मैं एक revision के लिए simple flow chart बनाऊं, winter season, windless, cloudless condition leads to temperature inversion. Temperature inversion की वजह से lack of any convection, and of course it is windless. So the pollutants, they get trapped within a region, एक ही जगह पे trap हो जाते हैं, जिसकी वजह से their concentration increases, जिसकी वजह से we get the pollution dome effect and Delhi NCR becomes a gas chamber. Solution, simple solution, pollutants create ही मत करो तो आपका pollution dome बनेगा नहीं. Second solution, cloud seeding. Now at the later half of the winter months, you know, Jan में या फिर December end में ये क्यों disperse होने लगता है, क्योंकि western disturbances आते हैं जिसकी वजह से बारिश होती है, जिसकी वजह से windless conditions and cloudless conditions get removed, temperature inversion gets removed, and naturally the pollution dome effect, it starts to, you know, reduce eventually. But of course, अगर हम pollutants create ही नहीं करेंगे तो pollution dome वाली problem आएगी ही नहीं. Okay, so that's it for this particular session. If you like the video, do not forget to click the like button, comment, share and subscribe to this YouTube channel. Thank you so much and have a very good day ahead.